अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है ना, जो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए रेगुलर बेस पे इसमें पैसे सेव किए जाते हैं, रेगुलर बेस पे, ठीक है ना। आप इस रेगुलरिटी को तोड़ नहीं सकते। जैसे समझ लो कि एक अकाउंट है, ठीक है, हम इसमें पर मंथ क्या करते हैं, 1000 रुपीज क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ये ऐसा अकाउंट है जिस सिस्टमेटिक तरीके से आप जमा करना चाहो, वीकली, हाफ मंथ या ओवर मंथ, है ना, सप्ताह के रूप में जमा करना चाहो तो सप्ताह के रूप में जमा कर सकते हो कि एक सप्ताह में इतना रुपया मैं जमा करूंगा इस अकाउंट में। 15 दिन पे करना चाहते हो 15 दिन पे कर लो, एक मंथ में करना चाहते हो मंथ में कर लो, है ना। तो आपको ये क्या करता है, एक निश्चित पीरियड के, और जैसे फिक्स अकाउंट में इसका एक टाइम पीरियड होता था ना, फिक्स अकाउंट का टाइम पीरियड होता था ना कि कितने समय के लिए जमा करना बताना होता था। इसका भी एक टाइम पीरियड होता था, मान लो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 ईयर के लिए, कितने समय के लिए आप इसको क्या करना चाह रहे हो, रेगुलर डिपॉजिट करना चाह रहे हो। ये रेकरिंग अकाउंट है, ठीक है। तो आप मान लो पर मंथ क्या करते हो, 1000 डालते हो, तो भाई एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। अब हर 12 महीने में आप क्या करोगे, 1000 उसमें पे करोगे। ऐसे ही आप कितने समय तक के लिए करोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, जितना तक के लिए आपने क्या करा है, टाइम फिक्स करा है। ये आपके ऊपर है कि आप टाइम को फिक्स करो, कितने समय तक आप इसमें पेमेंट करना चाहते हो। बेनिफिट क्या है कि इस रेकरिंग अकाउंट में आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है ना, यानी ज्यादा से ज्यादा दर से, प्रतिशत से इसका ब्याज मिलता है। आ गई बात समझ में, आपको इंटरेस्ट इस पे ज्यादा मिलता है। पढ़ लेते हैं इसको, देखो, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज द ओपन बाय दोज हु वांट टू सेव रेगुलरली, यानी ये उन पर्संस के लिए है जो रेगुलर बेसिस पे सेविंग करना चाहता है, कभी कभार नहीं, रेगुलर बेसिस पे। और ये जानते हो मैक्सिमम कौन करता है, मैक्सिमम दुकान वाले करते हैं, मैक्सिमम दुकान वाले करते हैं। वो एजेंट आता है, उनसे 100 रुपया पर डे का, हफ्ते का, 15 डे का या मंथली करके ले जाता है। किसी की दुकान पे जमा होता है ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसे जमा होता है। जिसकी दुकान होगी उस शायद घर में पूछना कि पापा दुकान की तरफ से रेकरिंग जमा होता है क्या, भैया दुकान की तरफ से रेकरिंग जमा होता है क्या, है ना। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ये क्या है, एक सेविंग करने का हैबिट्स है कि भाई इन फ्यूचर हमें पैसों की जब जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से पैसा ले लेंगे। आगे बात समझ लें। तो रेकरिंग अकाउंट क्या भाई, रेकरिंग अकाउंट एक सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलर सेव करने का तरीका है उन पर्सन के लिए जो एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड में, एक निश्चित सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में क्या करते हैं, अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं। और उस सेविंग के बदले, ऐसा नहीं है कि सेव करेंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, नहीं, उस सेविंग के बदले भी उन्हें क्या मिलेगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अधिक से अधिक दर पे ब्याज मिलेगा। आ गई बात समझ में। जैसे नॉर्मल पे कितना मिलता है, 3%, तो हो सकता है कि रेकरिंग में 6%, 7%, 8% मिले। आ गई बात समझ में। तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। कह रहा हु वांट टू सेव रेगुलरली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अर्न अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप इस पे क्या हायर कर सकते हो, क्या मिलेगा आपको, अर्न कर सकते हो, इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, वो भी हायर रेट पे, अधिक से अधिक रेट पे, ठीक है ना। दूसरा देखो, आपके बुक में दे रखा है, जिसके पास बुक है वो देख सकता है ना, ठीक है। जरा सा एक बार चैनल ज्वाइन करके देख लेना कि क्या आवाज आ रही है कि नहीं। ठीक ठीक। अगला कह रहे हैं बाबू, अदर ऑफर, सॉरी, अर्न इंटरेस्ट ओवर फिक्स पीरियड, जितने समय के लिए आप जमा करोगे। आगे बात समझे, इधर देखो, 1 साल के लिए करोगे तो 1 साल तक का, 2 साल के लिए जमा करते हो तो 2 साल के लिए, 3 ईयर के लिए करते हो तो 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए करते हो 4 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए करते हो 5 ईयर के लिए, यानी जितने ईयर के लिए आप उसे जमा करते हो रेगुलरली, उस पूरा ओवर अ पीरियड पे आपको क्या मिलेगा, हायर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 1 मंथ का मिलेगा। जितने समय तक आप जमा करते हो उतने समय का आपको क्या मिलेगा, हायर इंटरेस्ट मिलेगा। और ये देखो, 1 साल आपने जमा किया, मान लो 1000 रुपया, कितना जमा किया, तो अगले साल इसका मान लो 8% इंटरेस्ट है, ठीक है।
तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 80 रुपीज बनेगा ना? 80 रुपीज बनेगा ना? नहीं बनेगा। अब जो अगले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 1000 प्लस 80 रुपीज पे बनेगा, है ना, यानी कि 1080 पे। अब जो अगला ब्याज मिलेगा 8% वो किस पे मिलेगा? 1080 पे। आ गई बात समझ में? ऐसे ही आपका जो इंटरेस्ट है वो भी जुड़ता जाएगा और उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। आ गई बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना, ब्याज पे ब्याज मिलना। आ गई बात समझ में? ठीक है। फिर क्या कह रहा है? आइडियल फॉर द पीपल हु वांट टू सेव रेगुलरली, यानी ये उनके लिए बहुत ही आदर्श है, ऐसे पर्सन के लिए जो रेगुलर बेसिस पे क्या करना चाहते हैं? पैसे को सेव करना चाहते हैं। आ गई बात समझ में? और उस सेविंग के बदले में रिटर्न में क्या मिलेगा उनको? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हायर रेट से उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। आ गई बात समझ में? यानी अधिक उच्च दर से ब्याज मिलेगा। ठीक है ना? चलो, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बताओ भाई, समस्या है किसी को? हाँ, इसमें कोई रिस्क नहीं है, आपको कोई रिस्क ही नहीं है। ये एसआईपी थोड़ी है कि मार्केट चढ़ेगा बढ़ेगा कटेगा उतरेगा तो कम होगा, नहीं। आपने एक बार बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बैंक आपको हर महीने इतना इंटरेस्ट देगा, पर ईयर इतना इंटरेस्ट देगा, तो वो देगा, चाहे बैंक को लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? एसआईपी में क्या होता है कि आपको रिस्क होता है कि मार्केट अगर बढ़िया हुआ तो बढ़िया इनकम हो जाएगा, और मार्केट खराब हुआ तो आपको आपका नुकसान भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बैंक कहता है कि भाई योर रिस्क इज आवर रिस्क। आपका रिस्क किसका रिस्क है? हमारा रिस्क है, घबराओ नहीं। हम एक बार कमिटमेंट कह दिए तो कह दिए, आपको अगर हम 8% देने के लिए कह दिए तो एनुअली 8% देंगे, चाहे मुझे नुकसान क्यों। चलो, 4 अकाउंट था, 4 अकाउंट हो गया। ठीक है, ये मल्टीपल ऑप्शनल है, आपने यहाँ है नहीं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कभी। ठीक है। बैंकिंग सर्विस, बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ठीक है, बैंक कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है? हमने आपसे बताया था कि बैंक क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट देता है, बैंक आपको चेक की फैसिलिटी देता है, बैंक आपको एटीएम की फैसिलिटी देता है ना। ये सारी चीजें क्या है? बैंकिंग की सर्विसेज है। ठीक है, आरटीजीएस देता है, नेफ्ट देता है, नेफ्ट की फैसिलिटी देता है, आरटीजीएस की फैसिलिटी देता है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करता है। किसको? अपने कस्टमर को, हु हैव अ नीड, जिसको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, उसको बैंक क्या करता है? ये सर्विस प्रोवाइड करता है। चलो भाई देखते हैं बैंक ड्राफ्ट। सबसे पहला क्या है? ये क्या है? बैंकिंग सर्विसेज। जाओ, और बोतल है तो दे दो, दे दो, एक साथ लेके आएगा, फिर बार बार जाना नहीं पड़ेगा। है बोतल इधर? पानी है उसमें? दे दो, दे दो, लेके आना इसमें। अरे हम पियेंगे, लेके आना इसमें। अरे लेते आओ भाई, छोटे थोड़ी हो जाओगे। बैंकिंग सर्विसेज, देखो हमने पढ़ा था बैंकिंग सर्विसेज के बारे में कि बैंकिंग दो तरीके की बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या? एक तो बोरोइंग करता है और दूसरा लेंडिंग करता है। बोरोइंग मतलब उधार लेता है, और लेंडिंग मतलब देता है, कर्ज लेता भी है, कर्ज। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा अकाउंट है, तुम ए हो और तुम्हारा अकाउंट एसबीआई में है, तुमने
ये इस ए ने क्या किया, अपना पैसा एसबीआई के पास जमा किया। तुम ए हो ना, एक पर्सन हो, और तुमने अपना पैसा एसबीआई अकाउंट में, अपने एसबीआई के अकाउंट में जमा करोगे। तो ये बताओ एसबीआई का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? तुमने अपना पैसा एसबीआई बैंक अकाउंट में जमा किया, तो एसबीआई बैंक का जो अकाउंट है, एसबीआई का अकाउंट है, वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। चलो बताओ, अब इसी पर डिबेट होगा, उसके बाद बात करेंगे। गर्मी लग रही है बट डोंट वरी, बताओ। डेबिट होगा? कौन कौन बोला डेबिट, कौन कौन क्रेडिट? हाथ उठा लो बस, इसी पे अलग अलग नहीं पूछेंगे। क्रेडिट कितने लोग बोल रहे हो? हाथ उठा दो जितने लोगों ने क्रेडिट बोला है। अरे हाथ तो उठाओ, बस 2 लोगों ने, ठीक है। डेबिट कितने लोगों ने बोला? अरे तुम लोग कुछ भी बोलोगे ना, हाँ बोलोगे ना, ये कौन नहीं, एक चीज तो बोलना पड़ेगा ना, आप किसके पक्ष में हो, सच के या झूठ के? तो बताओ डेबिट या क्रेडिट, एक तो बताना पड़ेगा। डेबिट के पक्ष में कितने लोग हैं? 5। क्रेडिट के फेवर में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग, वेरी गुड। एक बात बताओ, डेबिट और क्रेडिट, अच्छा सबसे पहली बात कि जो हमारा कैश है, जो हमारा कैश है वो किस में काउंट होता है? एसेट में काउंट होता है। और जब एसेट आता है तो क्या होता है, और जब जाता है तो किसका अकाउंट क्रेडिट होगा और किसका डेबिट होगा? मैं पूछा बैंक का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, मैं बस इतना पूछ रहा हूं। हाँ, बैंक के अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? मैं पर्सन के, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। हाँ? बैंक अकाउंट क्या होगा? क्यों भाई, रीजन बताओ क्यों होगा डेबिट? तो आए हैं तो और बड़ी बात, उसके पास एसेट्स बढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो हमारा एसेट्स बढ़ रहा है ना जी, तो डेबिट क्यों होना चाहिए? बताओ, रीजन तो बताओ, बिहाइंड द रीजन। आ जाओ करण, करण आ जाओ, और अर्जुन को भी साथ में लाओ। चलो रखो, अभी पियेंगे हम, प्यास लगी है मेरे को भी। देखो बात सुनो, ध्यान से देखो। हम एक पर्सन है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एसबीआई, ठीक है। एसबीआई में हमारा क्या है? अकाउंट है, ठीक है। एसबीआई में हमारा क्या है? अकाउंट है, याद रखना। एसबीआई में हमारा कुछ है, वो क्या है? हमारा अकाउंट है। बात समझ में आया? अब देखो, इस ए ने पैसा जमा किया, कहां किया? बैंक के पास जमा नहीं किया, बैंक के पास जो उसका अकाउंट है ना, उस अकाउंट में जमा किया है। तो क्रेडिट क्या होगा? इस पर्सन का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। बट जो बैंक का अकाउंट है वो क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसके पास उतनी लायबिलिटी बढ़ गई, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है ना। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है? आगे बात समझो, लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है? ठीक है। और एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? ठीक है। तो बैंक के पास इसका इतना पैसा क्या है? उधार है, बैंक को इसको फ्यूचर में वापस करना है। बात समझ में आया? तो बैंक की लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या ए का जितना पैसा जाएगा उसके साथ। चलो, शायद अकाउंट वाले सर से पूछोगे तो और अच्छे से बता देंगे, ठीक है। बट बेसिकली मैं समझाना चाह रहा था
कि बैंक के पास पैसा जाएगा, मेरे दिमाग में ऐसे जनरली पूछ लिए, तुम बैंक के पास पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, निकाल के देख रहा है कि क्या पढ़ाया है सर, क्रेडिट होता है ना, और कैश इंक्रीज होता है तो क्या होता है, सॉरी एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट, क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट मतलब क्या है, किसको क्रेडिट करोगे तुम, जब तुम बैंक में पैसा जमा करते हो तो तुम्हारे पास मैसेज क्या आता है, ईमानदारी से बताओ, योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कभी डेबिटेड का मैसेज कब आता है, योर अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन यूर withdraw the money, when you withdraw the money your notification are your account will be debited to इतना रुपया। ऐसा नहीं आता है मैसेज, नहीं आता तो कहो दिखाऊं मैं अभी अपने पे, आता है ना। तो जब भी हम अपने पैसे को जमा करते हैं तो हमारा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, कितने से, कैश से, जितने कैश से हम जमा करते हैं, और बैंक की लायबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आगे बात समझ में, बैंक की लायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अब वो पैसा हमने बैंक से लोन लिया नहीं है, बैंक को दिया है, तो बैंक की फ्यूचर ऑब्लिगेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कि बैंक फ्यूचर में हमें वो पैसा क्या करेगा, जब हमें जरूरत होगी। अरे भाई तुम्हें जरूरत पड़ी तो हमने तुम्हें पैसा दिया, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो तुम वो पैसा हमें वापस करो। तो जब तक नहीं कर रहे हो तब तक क्या हो, आपकी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है ना, कि आपको वापस करने हैं। और जैसे ही आपने पे कर दिया, आपके पास कोई ऑब्लिगेशन बचा, नहीं बचा, तो नहीं बचा तो यू आर फ्री फ्रॉम लायबिलिटीज। उस समय आप लायबिलिटी से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, उस कर्ज से मुक्त हो जाओगे, उस ऋण से मुक्त हो जाओगे, उस ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाओगे तुम, जो तुम्हें फ्यूचर में पे करने हैं या फ्यूचर में पूरा करना है। आगे बात समझ में, ठीक है, चलो। अच्छा, कैश जो है किस अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, किस अकाउंट में आता है, अकाउंट पढ़े हो, कितने टाइप्स करते हैं, पीटने लगे, अभी पीटने लगेंगे। देखो इसे आइडेंटिफाई करना सीखो, नॉमिनल अकाउंट रियल में आएगा, जिसका कोई एक आकार होता है, जिसकी एक संरचना होती है, दिमाग में सोच लेना, जिसका कोई आकार होता है, संरचना होता है, वो सब किस में आता है, रियल का। तो कैश की एक संरचना आती है दिमाग में, नोट, इतने का नोट, इतना कैश है ना, एक आता है दिमाग में, तो ये क्या हो जाएगा, रियल। जिसकी संरचना दिमाग में बनती नहीं है वो क्या होता है, नॉमिनल। और जो पर्सनल होता है वो पर्सनल अकाउंट में जाता है, सीधी सीधी बात। जो किसी पर्सन का पर्सनल होगा वो पर्सनल अकाउंट में जाता है, जिसका कोई फिगर दिमाग में नहीं बनता है वो नॉमिनल में जाता है, और जिसका कोई इमेज दिमाग में बन जाता है वो किस में जाता है, रियल में चला जाता है। कैश का इमेज दिमाग में बन रहा है ना, रियल में जाएगा। ऐसा कोई अमाउंट जिसका दिमाग में नहीं बन रहा है, इमेज दिमाग में नहीं बन रहा है, वो किस में चला जाएगा, नॉमिनल में चला जाएगा। आइडेंटिफाई करना सीखिए, नहीं आइडेंटिफाई करना सीखेंगे ना समस्या होगी, क्योंकि आप फंसे रह जाओगे, अरे ये रियल है कि नॉमिनल है कि पर्सनल है। रियल होगा तो उसका रूल कुछ और है, नॉमिनल होगा तो उसका रूल कुछ और है, और पर्सनल होगा तो उसका रूल कुछ और है। या तो अगर 5 चीज आप पहचानना जानते हो, कौन कौन सी चीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये 5 चीजें जानते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो तो कर लो, इससे भी तुम सीख जाओगे। अगर इन 5 को पहचान लोगे तो मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न अकाउंटिंग के हिसाब से सीख लोगे, और अकाउंट को पहचानना जानते हो तो गोल्डन रूल से सीख लोगे, दोनों से सीख सकते हो। सबसे इजी है मॉडर्न अकाउंटिंग, गोल्डन अकाउंटिंग से इजी है, ये बात को मान के बैठ जाना। आपको यहां रटना नहीं पड़ता है, यहां से मॉडर्न से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, एकदम आप क्लियर हो गए, नीट एंड क्लियर। गोल्डन में क्या है, रटना पड़ता है, व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, जस्ट लाइक दिस। यहां पे रटना है नहीं। एसेट्स है तो दिख रहा है, किस में जाएगा, रियल में, ठीक है। नॉमिनल नहीं समझ में आ रहा है, नॉमिनल में जाएगा। किसी पर्सन का, इंस्टीट्यूट का है तो पर्सनल है तो पर्सन का है तो पर्सनल में जाएगा।
तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो। और जब उसमें जाएगा तो क्या होगा, रूल तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात नहीं करेंगे, छोड़ो, अब बात करेंगे सीधे सीधे अभी बीएसटी को, ठीक है। बैंकिंग क्या करता है बाबू, सॉरी बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या है, देखो बैंकिंग सर्विस क्या है, बैंकिंग सर्विस की मेनली दो फीचर्स होते हैं, कौन कौन सा, ये क्या करता है, बोरोविंग करता है और लेंडिंग करता है, उधार लेता है और उधार देता है। तो जब उधार लेता है तो इसका अकाउंट क्या होता है, इसके पास पैसे आते हैं ना, और जब ये उधार देता है तो इसके पैसे जाते हैं ना। तो जब ये उधार दूसरों को देगा तब अच्छी स्थिति में रहेगा, या जब दूसरों से उधार लेगा तब अच्छी स्थिति में रहेगा। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि ये कर्ज में नहीं है, इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है जिसे इसको फ्यूचर में पे करना है। लेकिन दूसरों से पैसा लेगा तो इसके दिखेगा कि इसके अकाउंट में पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस भी तो हैं, उसकी लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हुई है, और उस लायबिलिटी को उसको फ्यूचर में क्या करना है, फुलफिल करना है, पे करना है। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो भाई, पहला है इसमें क्या करता है कि देखो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक इज द बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी। बिसाइड दिस मेन फंक्शन ऑफ द बैंक आल्सो ऑफर द वेरियस सर्विस ऑफ द अट्रैक्ट कस्टमर। और बहुत सारे सर्विस है जो कस्टमर को क्या करते हैं, एक तो इसका प्राइमरी फंक्शन जो है लैंडिंग एंड बोरोइंग है ही है, बाकी और भी जो सर्विसेज है उसके थ्रू ये अपने कस्टमर को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसमें पहला जो सर्विस है इसका वो है बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये उन कस्टमर के लिए होता है जो रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, और वो बहुत बड़े पूंजीपति होते हैं जिनका ट्रांजेक्शन रोज होता है बैंक के साथ। आ गई बात समझ में। तो बैंक को उसके बारे में पर्सनली पता होता है कि ये बंदा हो सकता है कि लीगल है, जेन्युइन है, अच्छा पर्सन है। आज तो वो क्या करते हैं, बैंक से अप्लाई करते हैं कि भाई देखो मेरे पास पैसे थे लेकिन अभी नहीं है, 1-2 दिन के ट्रांजेक्शन में पैसे आ जाएंगे, मैं आपको पे कर दूंगा, 1, 2, 3, 5, 10 दिन, 1 महीना, जितने दिन में आ जाएगा मैं पे कर दूंगा। भाई आप क्या करो कि हमारे पास 2 लाख रुपए है लेकिन माल हमारा 3 लाख का रहा है, आप 1 लाख रुपए मुझे उधार दे दो, मैं जैसे ही पैसा आएगा आपको पेमेंट कर दूंगा। तो बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट बना के देता है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके धन से अतिरिक्त पाने के लिए अधिकार देता है। वो ड्राफ्ट क्या देता है, आपके पास जो जितना पैसा है उस पैसे से अधिक पैसा लेने का अधिकार देता है। तो वो ड्राफ्ट बना के देता है बैंक, और कहता है कि आप इससे उसको क्या कर सकते हो, पे कर सकते हैं। यानी आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए है, वो 2 लाख कर देना, और ये ड्राफ्ट 1 लाख का मैं बना दे रहा हूं, ये दे देना, बाद में वो पैसा इसी बैंक से रिडीम कर लेगा। आगे बात समझ में, वो पैसा तुम्हें नहीं देता है, वो ड्राफ्ट बना के तुम्हें देगा, और उस ड्राफ्ट किसको दोगे, वो जिससे आपको पेमेंट करना है। और जैसे ही वो लेगा तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, 7 दिन, 1 हफ्ते या 10 दिन की होती है। आप उस उतने दिन के अंदर से क्या कर सकते हो, बियर कर सकते हो। देख लेना एक बार कि बैंक ओवरड्राफ्ट की कितनी टाइम की ड्यूरेशन होती है, कि कितने समय के अंदर उसे रिडीम करना होता है, ठीक है। चलो कह रहा कि देखो, बैंक ड्राफ्ट इज द ऑर्डर इशू बाय अ बैंक ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट टू द पर्सन नेम्ड इन इट। यानी कि हमने अभी वही बात बताया आपको कि ये किसी पर्सन को देने के लिए क्या किया जाता है, स्पेशली बनाया जाता है। जैसे मैं प्रकाश सर आपको किसी एक, मान लो जैसे नमन है, उसको पेमेंट करना है, मेरे पास उसको पेमेंट करना है मुझे 3 लाख, लेकिन मेरे पास है कितने, 2 ही लाख। तो मैंने उसे अपने अकाउंट से 2 लाख सेंड कर दिया, और बैंक से कहा कि भाई 2 लाख तो है, मुझे पेमेंट करना है, 3 लाख अर्जेंट है, ऐसा करो तुम मुझे इसका कुछ व्यवस्था करो। तो बैंक कहते हैं कि चलो भाई तुम मेरे रेगुलर के कस्टमर हो, तुम्हारी क्रेडिट और गुडविल हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, तो हम क्या करते हैं तुम्हारे लिए एक बैंक ओवरड्राफ्ट इशू कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, कस्टमर का नाम है नमन, उसके नाम से क्या कर दो, ड्राफ्ट बना दो। अब उस ड्राफ्ट को कोई भी पे नहीं कर सकता है, वो जिसके नाम से इशू होगा वही पर्सन से क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। आ गई बात समझ में। ये नहीं कि बैंक ड्राफ्ट तुम्हारे नाम से है और अंकित को मन किया ले जाकर अपने में रिडीम कर लेगा, नहीं, ठीक है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा अकाउंट नंबर, सारी डिटेल तुम्हारी उसमें फुलफिल होंगी और तुम ही उसे बियर कर सकते हो। बियर करने का मतलब उसका भुगतान कर सकते हो। आ गई बात समझ में, ठीक है। देखो, बैंक ड्राफ्ट इज द एन ऑर्डर इशूड अ बैंक
ऑफ एनी ब्रांच द सेम बैंक टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन नेम ऑन इट, यानी उसका नाम इसमें मेंशन होगा। करेंगे देखो रिक्विजिशन ऑफ स्लिप हैज टू बी फिक्स्ड इन बाय द कस्टमर ड्रॉवर फ्रॉम द इशू ऑफ द बैंक ड्राफ्ट, यानी ये कस्टमर के द्वारा, मतलब मुझे नीड है तो मैं बैंक का क्या हूँ, कस्टमर हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, बैंक से कहता हूँ कि मुझे ये पैसा चाहिए, तो मेरे रिक्वेस्ट पे बैंक क्या करता है, वो ड्राफ्ट बनाता है। और ड्राफ्ट मेरे नाम से नहीं बनाता है कि तुम पैसा लोगे, नहीं, हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो, है ना भाई, हो सकता है तुम्हें पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो तुम झूठ बोल रहे होगे, तो बैंक इसीलिए पैसा किसके नाम से देता है, ड्राफ्ट किसके नाम से जारी करता है, उस पर्सन के नाम से जिसे आपको पेमेंट करना है। आगे बात समझ में, तो जिस पर्सन को आपको पेमेंट करना होगा उसी पर्सन के नाम से स्पेसिफिक आपको ओवरड्राफ्ट देगा। तो कह रहा व्हेन अ कस्टमर रिक्वेस्ट टू बैंक ड्राफ्ट द इशूइंग द बैंक विथड्रॉ ड्राफ्ट अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट और कलेक्ट द ड्राफ्ट अमाउंट इन कैश, यानी कि तो ड्राफ्ट से हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट को उस अकाउंट में जमा करते हैं। जैसे हमारे नाम से जो बैंक अकाउंट है ना, हम एक पर्सन है और हमारा एक अकाउंट है, ठीक है, और इसमें हमें क्या करेगा, जिसको दोगे वो अपने अकाउंट, मान लो जैसे मुझे किसी ने दिया तो मैं क्या करूंगा, उस बैंक में ले जाऊंगा और उसमें मेरा नंबर, अकाउंट नंबर मेंशन होगा, जैसे मैं ओवरड्राफ्ट दूंगा वो रिडीम करके सारा पैसा किसको भेज देगा, या तो मुझे कैश चाहिए तो कैश दे देगा, और नहीं तो पैसा हमारे अकाउंट में सेंड कर देगा, ठीक है ना। जो हमारा अकाउंट होगा, हम चाहेंगे कि हमें अकाउंट में दे दो तो अकाउंट में दे देगा, और नहीं तो हम चाहेंगे कि भाई उसका कैश दे दो तो कैश दे देगा। आ रही बात समझ में, यानी जिसके पास वो ओवरड्राफ्ट होगा, सिंपल सी इतना बात समझो, वो चाहे तो वो पैसा अपने अकाउंट में भी ले सकता है, वो चाहे तो उस पैसे को कैश के फॉर्म में भी ले सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया, आ रहा है समझ में, बस इतना सा ही बात है कि जो ओवरड्राफ्ट है उस ओवरड्राफ्ट को हम कैसे रिडीम करेंगे, हम चाहेंगे अगर मेरे नाम से इशू है या तुम्हारे नाम से इशू है तो तुम उसे ले जाओगे कहां पे, बैंक में, उसी बैंक में जिस बैंक का वो ओवरड्राफ्ट है। आगे बात समझ में, और आप उससे कहोगे कि भैया क्या करो, इसका भुगतान कर दो, तो कहो, वो पूछेगा कि क्या चाहिए, कैश चाहिए आपके अकाउंट में चाहिए, भाई अगर अकाउंट में चाहिए तो अकाउंट में ले लो, और नहीं तो तुम्हें अगर कैश चाहिए तो तुम्हें कैश के फॉर्म में भी वो पैसा दे देगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। और उस बैंक अकाउंट को कहां क्रेडिट कर देगा, सॉरी ओवरड्राफ्ट को कहां क्रेडिट कर देगा, बैंक में क्रेडिट कर देगा, और बैंक के पास क्रेडिट करके उसने कितना पैसा आपको दे दिया, लेकिन माइनस किसके खाते में से किया, जिसने ओवरड्राफ्ट आपको दिया है। आ गई बात समझ में, यानी प्रकाश सर ने आपको दिया तो प्रकाश सर के खाते से पैसा कटेगा, जमा होगा बैंक में, और बैंक से चाहो तो आप उस पैसे को अपने खाते में ले लो, या उस बैंक से आप चाहो तो उसे कैश के फॉर्म में ले लो। आ गई बात समझ में, ठीक है। कह रहा देयर इज द फुल गारंटी बाय द इशूइंग बैंक ब्रांच अबाउट द पेमेंट ऑफ द ड्राफ्ट। कह रहा देखो ये पूरी की पूरी गारंटी है कि जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट होगा वहां से आप चाहो तो ड्राफ्ट ओपन करा सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो, पेमेंट ऑफ द ड्राफ्ट टू द पे, किसके नाम से बनाओगे, पे के नाम से बनाओगे, जिसको भुगतान करना है। सो देयर इज नो रिस्क टू बैंक ड्राफ्ट गेटिंग डिसऑनर्ड, अगर आप उस बैंक ड्राफ्ट को डिसऑनर कराते हो इसमें कोई रिस्क नहीं है, वो उसी को मिलेगा जिसके लिए वो इशू होगा, क्योंकि भाई उसमें पर्टिकुलर नाम और अकाउंट है ना, तो गलती होने का कोई चांसेस है नहीं है भाई। मैं सब कुछ, अच्छा चेक जो होता है एक बियरर होता है और एक क्या होता है बताओ, एक क्रॉस चेक होता है। क्रॉस चेक में क्या होता है, सब कुछ मेंशन किया जाता है, कितना अमाउंट है, किसको देना है, देने वाले का अकाउंट नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स उसमें लिखी जाती है। लेकिन बियरर में क्या होता है, अमाउंट लिख दिया जाता है ना, और अमाउंट लिख दिया जाता है, डेट लिख दिया जाता है, और सिग्नेचर कर दिया जाता है, किसको देना है, जिसको पे करना होगा फाइनली वो उस पर अपना नाम डाल के अपना अकाउंट नंबर डाल के क्या कर लेता है, भुगतान कर लेता है। जिसको देना है उसने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, अपना सिग्नेचर कर दिया, और कितना अमाउंट देना है वो अमाउंट भर दिया, बस करके वो छोड़ देता है। अब मैं तुम्हें क्या कहूंगा कि मैंने सिग्नेचर कर दिया, अमाउंट डाल दिया, है ना, डेट नहीं डाला, है ना, डेट नहीं डाला कि कब भुगतान करना, कि किसको भुगतान करना, उसका नाम भी नहीं डाला, जिसको भुगतान करना होगा अमाउंट डाल दिया हूं कि कितना अमाउंट पे करना है। आ गई बात समझ में। अब जिसको उसे पे करना है, जैसे तुम्हें लग रहा है कि भाई इस चेक से मुझे भुगतान करना है, आ गई बात समझ में, तो चेक से अगर तुम्हें भुगतान करना है यानी उस पैसे को निकालना है, तो उस चेक को लेकर बैंक पे जाओगे, उसी बैंक पे जिस बैंक का वो चेक है, जैसे यूबीआई का है तो यूबीआई पे, एसबीआई का है तो एसबीआई पे, और कैनरा का है तो कैनरा का, या इंडियन बैंक का है तो इंडियन बैंक का, जिस बैंक का बीओबी का है तो बीओबी का,
जिस बैंक का वो चेक है उस चेक पे उस बैंक पे लेके जाना और कह देना भैया फाइनली जिस दिन भुगतान करना होगा तो तुम अपना नाम डालना, अपना अकाउंट नंबर डालना, IFSC कोड डालना, वो तुरंत तुम्हें क्या कर देगा, कहेगा कि भाई क्या तुम्हें कैश चाहिए, कैश चाहिए दे दो कैश, और या तुम्हें अपने अकाउंट में चाहिए तो अकाउंट में ले लो। आ गई बात समझ में, वो तत्काल आपको पैसा दे देगा। अभी ऐसे क्या हुआ था, मैं 2018 की बात बता रहा हूँ, बाइक लेनी थी तो पापा का मेरे पास चेक रहता था, बड़े पापा मेरे सरकारी टीचर थे स्कूल के, तो उनका चेक मेरे ही पास रहता था। और एक्चुअली में क्या है कि उनको चेक के फैसिलिटीज के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं है, या डिजिटलीकरण से मतलब ज़्यादा समझ में नहीं है कि क्या होता है, कोई नहीं, आज भी सादा वाला सेट चलाते हैं, कोई मतलब टिन फिन वाला नहीं है कि स्क्रॉल करने वाला नहीं है उनके पास फोन, तो इन सारी चीज़ों से वो दूर रहते हैं। तो वो मेरे पास उस समय ज़्यादा ये ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, गूगल पे फोन पे वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो वो मेरे को चेक दे के रखते थे कि कभी भी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत होगी तो तुम क्या करना, पैसा डाल के निकाल लेना, अपना काम कर लेना। अब वो सिग्नेचर करके एक चेक रखे थे, मेरे को बाइक लेना था, जिद था, मैं बाइक लेने जा रहा था, मैं गिर गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो मेरा दोस्त बोला भाई आज दिन सही नहीं है, आज रहने देते हैं। शाम हो रहा था, 3 बज रहा था, मैं बोला कि जिसके लिए मैं गिर गया, जिसके लिए मैं घुटना फोड़ लिया, और तुम कह रहे हो कि छोड़ दूं, नहीं छोड़ूंगा। तो बोला कैश कहाँ से लाओगे पापा, तो एक दिन ATM से 25,000 ही निकलता है, मतलब उस समय ATM से कितना निकलता है, 25,000 UBI के ATM से। तो बोला कि एक दिन में तो 25,000 निकलेगा, EMI तुम कराओगे नहीं, EMI कराओगे महंगा पड़ेगा, 10-12 हज़ार फालतू के भरने पड़ेंगे। मैं बोला भाई मेरे पास चेक है, चलते हैं बैंक यूनियन बैंक पे, डालूंगा 75,000, उस समय सुपर स्प्लेंडर आती थी 73,000 की, है ना, मैं बोलूंगा डालूंगा 75,000, 75,000 निकाल के लाएंगे, ठीक है। गए 75,000 भरा, है ना, तो मुझसे पूछा कि तुम कौन है इनके, मैं बोला कि मैं बेटा हूं उनका। तो कैश चाहिए, मैं बोला हाँ कैश चाहिए सर, अभी अर्जेंट। तो बोला और लेट आते तो बंद हो जाता तब आते, मतलब मेरे को डांट रहा था कि मतलब इतना लेट से आए हो, 3:30 बजे आए हो, बंद ही हो जाता तभी आते। हम कहे सर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है सर, इसलिए आए, थोड़ा सा परेशान थे, ये देखिए सर चोट वोट लगा है सर, बहुत परेशान। तो जब मेरा चोट वोट देखा ना तो उसको भी लगा कि सर लग रहा है कि इसको लड़के को अर्जेंट है, दे दिया। मैं गया उसी दिन बाइक खरीद के लाया। फिर जब बाइक वाइक ले लिया, मतलब ये भूत सवार था, बाइक लेने के बाद मैंने अपना मलहम पट्टी भी कराया। बात समझ में आया, मलहम पट्टी भी कब कराया, बाइक लेने के बाद। तो कहने का मतलब ये इसका पेमेंट मैंने उसका अनुभव इसलिए बताया, वो कहानी इसलिए बताया कि मैंने इस तरीके से उस अमाउंट को क्या किया था, बियर किया था, ठीक है। तो ये चीजें जब तुम बैंक में जाओगे, छोटी छोटी फैसिलिटी है, सर्विसेज है, कभी आपको इसका आनंद लेना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। मैं एंजॉय क्यों बोल रहा हूं कि जब आप करोगे तभी तो समझोगे कि कैसे होता है। अच्छा कौन अपने घर वालों के साथ बैंक में गया कभी विड्रॉ करने पैसा, कोई नहीं गया। अरे सर ATM के जमाने में आप क्यों विड्रॉ की बात कर रहे हैं, गई हो तुम लोग, गई हो दादी के साथ, मम्मी के साथ, अच्छा कितना पैसा निकालने गई थी, 30 निकालने गई थी, और तुम्हें दे दिया वो बिना पैन कार्ड का। आज के डेट में लिमिटेशन 20,000 कर दिया ना, कि 20,000 से अधिक निकालोगे तो पैन कार्ड लगाना मैंडेटरी है। अरे बात समझ में, कैश का लिमिटेशन कर दिया, पहले 49,000 था, 49,000 तक विदाउट पैन कार्ड निकाल सकते हो, शांत रहो जी, है ना। अब लिमिटेशन कर दिया 20,000 कि 20,000 से अब निकालते हो तो आपको क्या लाना पड़ेगा, पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। और चेक से पैसे निकालने पड़ेंगे, किससे पैसे निकालने पड़ेंगे, चेक के थ्रू। अगर 20,000 के ऊपर पैसा निकालते हो तो क्या निकालना पड़ेगा, चेक से पैसा निकालना पड़ेगा। आगे बात समझ में। कभी कभी लोगों का अपना पर्सनल बिहेवियर होता है बैंक वालों के साथ, वो निकाल देता है तो वो अलग चीज है, लेकिन कॉमनली सर्विस ऐसे ही प्रोवाइड की जा रही है कि 20,000 से एक बार में 20,000 से अधिक पैसा चाहिए आपको, रुपया चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पैन कार्ड प्लस चेकबुक। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि नहीं गूगल पे फोन पे बना लो, काहे के लिए बैंक का चक्कर लगाएंगे, फोन पे ये क्या बोलते हैं पैन कार्ड लाओ रे, चेकबुक लाओ रे, सब सिग्नेचर का गलती हो गया अकाउंट का एक भी डिजिट ना, एक भी डिजिट गलत हो गया तो जितना भेजोगे कहाँ चला जाएगा, जिसे तुम कभी नहीं जानते, है ना, और वो पैसा वापस आएगा कभी नहीं। चलो मैं एक छोटी सी तुमको कहानी सुना